हम इसे दूसरे तरफ से आपको आबादी जनसंख्या को देखने की बिल्कुल अनोखे नए ताज़ा बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश नज़रिए से परिचित करा रहे हैं, जिसे समझना भारत के लिए भी और दुनिया के लिए ज़रूरी है और दुनिया उसे समझ भी रही है। हम अक्सर पूछते हैं अगर आप थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं, वर्तमान में जाएं, कि अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए कौन बदल देता है? आप कहेंगे मंदियाँ बदल देती हैं। ठीक है, दुनिया में 15-16 बड़ी मंदियों का जिक्र है हाल फिलहाल के, और कुछ पुरानी जो मंदियाँ आई थी 16वीं-17वीं शताब्दी में, तो उन्हें मिला लिया जाए तो 15-16 बड़े इकोनॉमिक रिसेशंस आए हैं। कौन बदल सकता है दूसरी ताकत? महामारी। हाँ, महामारी हमने कोविड देखी, इससे पहले स्पेनिश फ्लू था, उससे पहले प्लेग था। बड़ी महामारियाँ आई हैं, उन महामारियों ने बदला है क्या? वो ये बदल देती हैं अर्थव्यवस्था को? नहीं। युद्ध बदल सकते हैं? आप कहेंगे तो नहीं, तो फिर तीसरी ताकत युद्ध है। हाँ, युद्ध तो 17वीं 16वीं 17वीं सदी से पहले तो युद्ध के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं होता था दुनिया में। दो बड़े युद्ध तो हमने उन 20वीं सदी में ही देखे। उन दो युद्धों ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, पर क्या अर्थव्यवस्था को बदल दिया? नहीं, उसके बाद कुछ चीज़ें और भी बेहतर आई। आप कहेंगे राजनीति बदल सकती है, राजनीति भी एक फैक्टर है, लेकिन अगर आप इतिहास के कालक्रम में 300-400 साल के इतिहास का एक कैप्सूल अपने सामने खोलें और उसे 10 मिनट के वीडियो में देख जाएं 300 साल के इतिहास में, तो आपको लगेगा कि मंदी, महामारी, युद्ध, राजनीति, ये सब वक्त के चादर की सलवटें जैसी हैं। हवा आती है और वक्त की चादर हिल जाती है, उस तरीके की सलवटें। अर्थव्यवस्थाएं बदलते हैं लोग, कुछ नहीं, बहुत से लोग। अर्थव्यवस्थाओं में निर्णायक और स्थायी बदलाव आते हैं जनसंख्या की ताकत से, आबादी की ताकत से। और यहां से जब आप इस दृष्टि से दुनिया के आर्थिक इतिहास को करीब से पढ़ने की कोशिश करते हैं और वर्तमान को देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था तो दरअसल संतानों का अर्थशास्त्र है, लोगों का, आबादी का अर्थशास्त्र है। यह अर्थशास्त्र जब करवट लेता है तो फिर समय बदल जाता है। तब समय बदल जाता है। युग नहीं बदलते, युगों को बदलते हमने देखा है, पर समय का चक्र तब बदलता है जब संतानों का अर्थशास्त्र, आबादी का अर्थशास्त्र करवट लेता है। क्योंकि ये ऐसे बदलाव हैं जो सदियों में आते हैं और फिर सदियों तक असर करते हैं, सदियों तक चीजें बदल देते हैं। दुनिया ऐसे ही एक महासंक्रमण की दहलीज पर है। बिल्कुल उसी समय हम खड़े हैं जब इसकी बात कर रहे हैं, वो महासंक्रमण शुरू हो चुका है, उसकी घंटियां बज रही हैं। लेकिन इसे समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तब हम इसका संदर्भ और समझ पाएंगे कि हम किस संक्रमण की बात कर रहे हैं। तो कल्पना कीजिए किसी टाइम मशीन की। अब एक टाइम मशीन में बैठिए, बैक टू फ्यूचर जैसी फिल्म जैसी किसी टाइम मशीन में, और चल दीजिए 300 साल पीछे के सफ़र पर। आप यहाँ से 300 साल के पीछे के सफ़र पर कोई ऐसी टाइम मशीन में चलिए। आप यहाँ से चलिए 21वीं सदी से 18वीं सदी की तरफ। इस यात्रा में सबसे पहले आपको दिखेगा यूरोप का बदलता हुआ नक्शा। 30 साल तक युद्ध लड़ते हुए यूरोप के एक दूसरे देश, 30 साल लंबा युद्ध, जिसे 30 ईयर्स ऑफ वार कहा गया था। एक दूसरे को मारते सैनिक, मारना, मरना, युद्ध लड़ना, सिर्फ यही एक काम, और इसी पर चलती पूरी अर्थव्यवस्थाएं। इसके बाद फिर यूरोप के देशों के बीच वेस्टफीलिया की संधि, एक संधि होती है, और उसके बाद यूरोप का नक्शा बदल जाता है। पूरा नक्शा, राज्यों की सीमाएं खिंच जाती हैं, और यूरोप का एक नक्शा जो अगले कुछ सालों तक, अगले कुछ दशकों तक स्थिर रहता है। इसी साम्राज्य में अगर आप वहाँ से टाइम मशीन का पहिया घुमा देंगे या उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे और पूर्व की तरफ चले जाएंगे, तो इन्हीं 300 साल में आपको चीन में 2 साम्राज्यों का पतन दिखाई देगा, एक मिंग और क्विंग। ये 2 बड़े साम्राज्य थे चीन के, जिनका पतन ही 300 साल में दिखाई देगा। इसी 300 साल में आपको नेपोलियन लड़ते मिल जाएंगे। अगर आप हवा से ऊपर उड़ रहे होंगे तो नेपोलियन की सेना कहीं लड़ती हुई दिखेगी। आपको यहीं फ्रांस की क्रांति मिलेगी, यहीं आपको यूरोप की औद्योगिक क्रांति मिलेगी, जिसने दुनिया को बदल दिया। इसी दौर में भारत में मुगलों का पराभव मिलेगा। भारत से कारोबार के लिए, भारत और अमेरिका से कारोबार के लिए ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन और डच देशों की जो कॉलोनियलिस्ट थे, औपनिवेशिक ताकतें थीं, इनके बीच ज़बरदस्त जंग इसी 300 साल में मिलेगी। फिर आपको दिखेगा अमेरिका और भारत में गुलामी से आज़ादी का संघर्ष, पहले अमेरिका में और फिर भारत में गुलामी से आज़ादी का संघर्ष। इसी में आपको मिल जाएगा लाखों लोगों की जान लेने वाला स्पेनिश फ्लू, इसी में आपको मिलेगी महामंदी, और इसी में मिलेंगे आपको 2 महायुद्ध। ये 300 साल का टाइम मशीन का सफ़र है। लेकिन अगर आप इस पूरे इतिहास, क्योंकि इतिहास का घटना चक्र बहुत बड़ा है, इस घटना चक्र से जब आप थोड़ा सा नज़र आगे हटाएं और लोगों के चेहरे देखना शुरू करें, जो आपको उस समय दिखेंगे 18वीं सदी में, 19वीं सदी में और 20वीं सदी में, तो आपको पता चलेगा कि लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आबादी के लिए शायद दुनिया का सबसे बुरा दौर था, सबसे बुरा युग था। सिर्फ गुलामी, सिर्फ बर्बरता, सिर्फ खून खच्चर, सिर्फ बदहाली, गरीबी, वो दौर था जब दुनिया में औसत आयु केवल 27 साल थी।
बहुत मुश्किल से व्यक्ति 27 साल जी पाते थे। प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट बहुत ऊंची थी, क्योंकि आबादी की ज़रूरत थी सेना में लड़ने के लिए। एक महिला करीब 6 बच्चों को जन्म देती थी, लेकिन में से अधिकांश बचते नहीं थे क्योंकि कोई चिकित्सा नहीं होती थी। आबादी की वृद्धि दर केवल ½ % थी, मुश्किल ½% की आबादी की वृद्धि दर थी। 17वीं 18वीं पूरी सदी और 19वीं सदी का भी एक बड़ा हिस्सा ऊंची जन्म दर, बड़ी संख्या में युवा आबादी, बदतर जीवन स्तर और ऊंची मृत्यु दर के बीच बीत गया। अगर आप ये पूरा इतिहास उठाकर देखें तो ये करीब 250 साल का वक्त सिर्फ ज़्यादा युवा आबादी थी पर मृत्यु दर ऊंची थी, ज़्यादा बच्चे पैदा करने में बीत गया। फिर आपको मिलेगी 19वीं सदी की शुरुआत। आप उसे औद्योगिक क्रांति से भी जोड़ सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ज़िंदगी थोड़ा बदलने लगी, थोड़ी सी बेहतर होने लगी। यूरोप में मृत्यु दर घटने लगी, जन्म दर भी कम हुई। यहाँ से दुनिया में एक बड़ा डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं, जनसंख्या का एक बड़ा संक्रमण आया। और इस संक्रमण ने अगले 100 साल में दुनिया वास्तव में बदल दी। वो बिल्कुल दुनिया, जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं, ये दुनिया 18वीं और 19वीं सदी की दुनिया से बिल्कुल अलग हो गई, और वो सिर्फ इस एक संक्रमण के कारण हो गई। सर, 19वीं शताब्दी तक ये बात हो गई, सदी तक। 20वीं सदी की शुरुआत से आपको लगा कि एक बड़ा बदलाव, जैसी दहलीज पे हम अभी खड़े हैं, ऐसी दहलीज शायद 20वीं सदी की शुरुआत? हाँ, वही तो। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें दिखाई देता है कि आबादी बढ़ने की रफ्तार धीमे धीमे तेज हो रही थी। जीवन प्रत्याशा दर बढ़ने लगी थी, लोगों की ज़िंदगी जीने की आयु बढ़ने लगी थी। ये बात 20वीं सदी के मध्य से आई, और 21वीं सदी तक आते आते दुनिया की आबादी 1800 की तुलना में, सन 1800 की तुलना में, यानी 19वीं सदी की तुलना में 6 गुना बढ़ गई। मतलब वो दौर जो 100 साल पहले, जहां अधिकांश लोग जीवित नहीं रह पाते थे, बच्चों की मृत्यु दर इतनी अधिक थी, 6 बच्चे औसत जन्म लेते थे एक महिला से, लेकिन मृत्यु दर लेकिन लोग आबादी की दर बढ़ी है। चार्ट में आप सामने देखिए, 1700 से और 2100 के बीच का आंकड़ा देखिए। इसमें 20 का प्रोजेक्टेड रेट है, लेकिन आप इस समय 2000 से 2050 के बीच में है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 27 साल से बढ़कर 2022-23 में अब 70 साल के आसपास है। फर्टिलिटी रेट में तेज गिरावट है, 6 से नीचे गिरकर 7 पे आ गई। पॉपुलेशन के साइज की ग्रोथ देखें, शुरू 1900 के बाद जनसंख्या का आकार ऑलमोस्ट 6 गुना हो जाता है इस आंकड़े में, अगर आप देखें 1900 से बढ़ते हुए। ये आंकड़े में बताते हैं कि बच्चों की तुलना में बुजुर्गों का अनुपात 3 गुना बढ़ा, और यहाँ से चूंकि युवा आबादी लंबे समय तक जीवित रहती थी तो बुढ़ापा आने लगा, क्योंकि 18वीं और 19वीं सदी के दौर में तो बुजुर्ग दिखते नहीं थे, क्योंकि युवा आबादी युद्धों में जाकर खत्म हो जाती थी। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो हमें 21वीं सदी की शुरुआत में दिखा, वो ये था, 20वीं सदी के अंत से 21वीं सदी की शुरुआत के बीच में देखा कि करीब 100 साल पहले महिलाएं अपने युवा जीवन का करीब 70% हिस्सा